अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। ऐसा क्यों कहा जाता है? पिछले चुनाव में हारने के बावजूद इस बार के चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज कर दी और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि जो बाइडेन की विदाई होने और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कमान आने के बाद किस तरह से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का असर? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का डंका बज रहा है। सुपर पावर का बॉस बदलेगा और साथ ही बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के अहम देशों के लिए अमेरिका की नीतियां बदलेंगी। जहां जहां दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं, जहां जंग चल रही है, जहां लड़ाइयां चल रही हैं, तनाव है, वहां ट्रंप नया खेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कारोबार की नजर में भी बहुत सारी चीजें बदल जाने की संभावना है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा इस बार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, किससे तकरार, किससे कारोबार? अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वॉर जोन में किस पर होगा प्रहार? डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आने वाली है और सबकी नजर इस पर है कि ओवल ऑफिस में पहुंचते ही दुनिया में दो जगहों पर चल रहे महायुद्ध को लेकर ट्रंप का पहला कदम क्या होगा? No, I think we would have had something. I think we would have had something very special. We'll still have something, but so much damage has been done to the world, whether it's Ukraine or whether it's large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि दोनों ही युद्ध नहीं होते, लेकिन साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में बार-बार कहा कि वो पश्चिम एशिया के तनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि वो इस युद्ध को कैसे रोकेंगे। ऐसे में सवाल है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के लिए मना पाएंगे और वो क्या शर्तें होंगी जिस पर यूक्रेन में युद्ध विराम को कायम किया जा सके। फिलहाल तो पुतिन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। वहीं इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा और लेबनान में तबाही मची है, लेकिन ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और ये ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं। Like liberal Kamala, I will support Israel's right to win its war on terror. You have to support that. Got to win, got to finish it off. And instead of pandering to the jihad sympathizers and America-hating radicals, we will deport them. We will deport them very quickly. We have no choice.
ईरान के साथ ट्रंप के इससे पहले वाले कार्यकाल में ही तेवर बहुत ही सख्त थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी, उसी के बाद ईरान को लेकर बहुत ही अहम निर्णय लिया। ओबामा प्रशासन के दौरान 2015 में हुई ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में रद्द कर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद ईरान की सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में एक ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद ईरान और अमेरिका में रिश्ते बहुत तल्ख हो गए। उस समय के ट्रंप आज भी ईरान के बारे में वैसा ही सोचते हैं और ईरान के साथ सख्ती से निपटने का संदेश देते हैं। जाहिर है, जनवरी 2021 में जो बाइडेन जब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक बार फिर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बात करनी शुरू कर दी थी। ट्रंप इस बातचीत पर एक बार फिर ब्रेक लगा देंगे और ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। Case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. इन दो मोर्चों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी टेंशन का माहौल है। ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका का तनाव चल रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया शुरू से ही अमेरिका के लिए टेंशन देने वाला मुल्क रहा है। लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जो कोरियाई सीमा तक पहुंचे और किम जोंग उन से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि किम के साथ उत्तर कोरिया में कदम भी रखा। ट्रंप के शासनकाल में नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। किम जोंग उन ने नवंबर 2017 से मई 2019 के बीच में कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में पिछड़ते हुए दिखे, किम ने फिर मिसाइल लॉन्च शुरू कर दिया। जनवरी 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किम ने एक के बाद एक अलग अलग तरह की तमाम मिसाइलों का टेस्ट किया और अब तो हालात ऐसे हैं कि दक्षिण कोरिया के साथ टेंशन ऑल टाइम हाई है और नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। जाहिर है, पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने जो किया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर कुर्सी संभालने पर ट्रंप किम जोंग उन को एक बार फिर शांत करने में कामयाब रहेंगे। When I went to the White House after winning in 2016, I sat with President Obama, which is a ritual. And you sit and you talk. And I said, what's the biggest problem? He said, North Korea is the biggest problem. I don't think it's solvable. I said, have you tried calling him or talking to him? And actually the answer was yes, and he wasn't responded to. But I did, and we were very safe. It started off a little rocky, if you remember. Little Rocket Man, I called him, and he called me things too. He's got a red button on his desk. I said, I have a bigger red button, and my red button works. I said, and then it started getting a little nicer, and then one day I got a call that they'd like to meet, and it was a great thing. We had a great meeting. We had two meetings, actually two great meetings, summits, and we had no problem with them. Now they have a problem because they're not liking this administration. They don't respect this administration at all. एक और मोर्चा है जहां पर तनाव चरम पर है, ताइवान और चीन का मोर्चा, जिसमें अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और ताइवान में सैन्य उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए सबसे जरूरी चीज है व्यापार, और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में चीन के साथ कारोबार कुछ ठीक नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड वॉर चला। ट्रंप को ऐतराज था कि चीन अपने प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाता है। 2020 में जैसे ही चीन के साथ ट्रेड वॉर खत्म हुई, कोरोना पर चीन घिर गया। अमेरिका और चीन के रिश्ते तब से खराब चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप के लिए अपने नए कार्यकाल में भी चीन के साथ कारोबार को लेकर लड़ाई जारी रहने वाली है।
क्योंकि अभी भी कारोबार के लिए चीन की नीति ट्रंप को पसंद नहीं है। So if China or any other country charges 100 or 200% tax, then we will charge them 100 or 200% tax in return. It's called an eye for an eye, and it'll all stop. I will never apologize for defending America. I will protect our workers. I will protect our jobs. I will protect our borders. I will protect our families. And I will protect the birthright of our children to live in the richest and most powerful nation on the face of the earth again. जाहिर है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसी के साथ तय हो जाएगा कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के इरादे उनके फैसले की ओर इशारा कर रहे हैं और इसका असर दुनिया के हर एक हिस्से पर, दुनिया के हर एक देश पर, दुनिया के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। तो अलग अलग पहलू हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है। पुष्पेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी एक बात बताइए, इस रीजन में अगर आप देखें, भारत को क्या उम्मीद होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से? खासकर जनवरी में वो शपथ ग्रहण करते हैं, मार्च 2025 तक 2-3 चीज़ें जिस पर आपकी नज़रें रहेंगी कि भारत यूएस इस रिलेशनशिप में क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार जो भारत की अपेक्षाएं थी, तो ट्रंप जब भारत यात्रा पे आए थे, उन्होंने कहा था कि द बिग डील विल हैव टू वेट टिल माय री इलेक्शन। और वो इलेक्शन के बाद उनको राष्ट्रपति पद का मिला नहीं था, वो चुनाव उनके हाथ से निकल गया था। मुझे लगता है कि भारत की अपेक्षा ये होनी चाहिए कि जिस बिग डील की बात ट्रंप तब कर रहे थे, उस बिग डील की दशा में 4 साल जमुना और हडसन में पानी बहने के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बिग डील की हम उनसे आशा कर सकते हैं। तो जिस बिग डील की हम आशा नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि हमारे मित्र जयराम रमेश की आशा निर्मूल है। अमेरिका क्लाइमेट वॉर के फ्रंट पर भारत का साथ देने वाला नहीं है, कतई देने वाला नहीं है। लेकिन ट्रेड चाइना +1 में मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं पुष्पेश जी? क्योंकि उन्होंने जब चाइना पर 20% इंपोर्ट टैरिफ बिल लगाया तो कई सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत की तरफ आ रहा था। भारत अब पहले पिछले 4 साल पहले से के मुकाबले आज शायद क्या ज्यादा तैयार है? भाई मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पिछली बार भी हम सोचा था कि चीन से जो सारी बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, वो सप्लाई चेन से वो भारत में आ जाएंगी। ऐसा हुआ कुछ नहीं, कुछ वियतनाम गया, कुछ ताइवान गया, कुछ थाईलैंड, अन्यत्र गया, मगर भारत कुछ पहुंचा नहीं। और हमको ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, वो खुद बड़ी सीमा तक फार्मा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, निर्भर करती है चाइना से सामान के आयात पर। दीपावली गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां चीन से आती हैं, बत्तियों की लड़ियां चीन से आती हैं। ये तो एक लेवल है। उससे हायर लेवल पे क्या अमेरिका खुद डिसंगेज कर सकता है चीन से एक सीमा के बाद? वो नहीं कर सकता। जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि ट्रंप की जो एक और संधि की दुनिया थी यूरोप की, वो यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ी हुई हैं। टर्की में लोग मकान में घुस के फिलिस्तीनी समर्थन के नारे लगा रहे हैं। तो उस तनाव पिछले 4 साल में कई जगह बढ़े हैं। अगर जहाँ तक व्यापार का प्रश्न है, भारत इतना आत्मनिर्भर मशीनी उत्पादों में नहीं है। हम कहते हैं कि हम सूचना की सबसे बड़ी बिग पावर हैं, मगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट चिप्स डेवलपमेंट, AI, भविष्य में सब कुछ संभव है। मगर इसके लिए हमें अमेरिका का सहकार भी चाहिए, ताइवान का भी चाहिए, ताइवान का भी चाहिए। और हम कलेक्टिवली कई देशों पर निर्भर हैं। एक सामरिक रूप से भी एक इशू है पुष्पेश जी, जो कि बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ। अब एक आपने सुना होगा लालडू होमा जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस में जाकर क्या बात कह दी, कुकी चिन जो की सेपरेट नेशन की बात कर दी है। मणिपुर में बवाल कटा हुआ है और वहाँ पर जो शेख हसीना ने कहा कि देखिए वेस्ट चाहता है कि यहाँ पर एक अपना एक छोटा ईस्ट तिमोर जैसा छोटा सा राज्य बनाए जहाँ पर वो अपनी बेस कायम कर ले। ये एक इशू है हमारे लिए। ये खालिस्तानी जो कनाडा की पूंछ, वहाँ पर जो आपने कहा कनाडा यूएस की दुम है, वहाँ पर इसको ये फाइव आइज यूएस डीप स्टेट उसको बढ़ावा दे रहा है। तीसरी बात पाकिस्तान, जिसको कि फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ भारत की मदद कर सकते हैं? ये जी आप बात कही थी, वो प्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, मगर जिस डीप स्टेट की आप बात कर रहे थे, आज से नहीं 40-45 वर्षों में से अमेरिकी राजनेता और सामरिक विशेषज्ञ भारत के बाल्कनाइजेशन की बात करते रहे हैं। भारत पर एक तरह का दबाव बनाए रखते हैं कि पड़ोस आपका अस्थिर है, आपके यहाँ खुद आप टूट की कगार पे हैं, आपके यहाँ भाषा के
उस संदर्भ में झगड़े हैं, धर्म के संदर्भ में झगड़े हैं, आदिवासी और जनजाति के झगड़े हैं, अमीर और गरीब के शहरी हैं। कम से कम जो सीमांती सरहदी इलाके हैं वो खालिस्तानी हों, वो पंजाबी आतंकवाद हों, वो कश्मीर में अलगाववाद हो, वो नागालैंड, मिजोरम हो। मुझे लगता है अमेरिका ये डीप स्टेट ये प्रयास करेगी कि भारत की स्वाधीनता पर एक अंकुश लगा रहे। आप याद करें बिडेन के शासनकाल में भारत में तैनात अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहने की धृष्टता की थी कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। यूएस के वक्त में उसे हमारे साथ ही होना चाहिए। ये शीत युद्ध की जो मानसिकता है कि हमारी संप्रभुता है, आपकी संप्रभुता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। और ये मानसिकता हमने ईस्टर्न यूरोप में भी देखी है कि नेटो वॉर्सो तो खत्म हो गया लेकिन नेटो अभी भी वहां पहुंचा हुआ है और नेटो यूएस के रूस के द्वार तक पहुंचा है। नेटो ताकतें यानी अमेरिकी ताकतें, अमेरिका ड्रिवन ताकतें वहां पहुंची, जबकि वादा किया गया था 1990 में कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत की जुबानी हम सुनते हैं। भारत यूएस रिश्ते और खासकर ट्रंप रिजीम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। और पहली बात है कि हमारे देश के लिए वो एक अनजाने प्रेसिडेंट नहीं है। पहले 4 साल हम उनके साथ ताल्लुका बना चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, उनसे मिले थे, वो यहाँ पे आए थे। ह्यूस्टन में हाउडी मोडी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वो यहाँ पे आए तो अहमदाबाद में मोदी जी उनको 1.5 लाख लोग से। उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर पत्नी सहित अपनी पुत्री के सहित जो ताजमहल घुमा कर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। पुष्पेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई पूर्व राजदूत भी पॉजिटिव है। मैं हर्ष श्रृंगला जी से बात कर रहा था, अभी हमने तरनजीत संधू जी से बात की। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भारत क्योंकि बाईपार्टिजान रहा है तो चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, हम हमारी बात मनवा के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। आपको लगता है? जल्दी से एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। पूरी तरह से सहमत हूँ। तरनजीत सिंह साधु पूर्व राष्ट्रपति जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म में कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं जिनको हम मैनेज कर लेंगे और लॉन्ग टर्म में हमारे हितों का सन्निपात है। इसमें कोई कष्ट मुझे नजर नहीं है। जी पुष्पेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।